हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप सीडीएस एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए मस्ट वॉच वीडियो होगी। बहुत कम वीडियोस ऐसी होती है जिसके लिए मैं ये बोलता हूँ, बट एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा आप सभी से कि ये 30 मिनट्स के अराउंड की वीडियो होगी। आप भले इसे 2x से देखिए, बट इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिए। रीज़न बहुत सिंपल है, इस वीडियो में जो इनसाइट्स मिलेंगे वो ईजीली आपको +20 +30 भी दिलवा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू यूज़, हाउ यू प्रैक्टिस दैट। क्योंकि सबसे बड़ा इशू यही है कि इस डायमेंशन में बात नहीं हो रही है। आप देखेंगे एग्जामिनेशन जब आप जाते हैं तो 60% क्वेश्चन ही आपको देखकर ऐसा फील होता होगा कि ये तो मैं पढ़कर आया हूँ। 40% क्वेश्चन रियल एग्जामिनेशन में बिल्कुल नए लगते हैं और आप उसे सॉल्व नहीं करते, बट देयर आर कैंडिडेट्स हु आर सॉल्विंग दैट। वो कैसे कर रहे हैं? वो कर रहे हैं एमसीक्यू एप्टीट्यूड से। बट इसकी बात अगर आप देखेंगे सिविल्स में होती है, हमारे एग्जामिनेशन सीएबीएफ में होती है, बट सीडीएस में उतना इस पे बात नहीं होता है। बट अगर आप देखेंगे एमसीक्यू एप्टीट्यूड के बिना आप एग्जामिनेशन में एक अच्छा स्कोर नहीं ला सकते। क्वेश्चंस जो है आराम से लॉजिक से, इंट्यूशन से, एलिमिनेशन से, थोड़ा जो बेसिक नॉलेज है उससे सॉल्व होते हैं। बट सिंस आपको वो चीज़ें पता नहीं है या कोई किसी ने आपको बताया नहीं है, इस कारण से आप उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते। आप एग्ज़ाम में जाते हैं और आप कंप्लीटली ब्लैंक हो जाते हैं। इस वीडियो में जस्ट 30 मिनट्स की ये वीडियो होगी, आप इसे 2x पे देख लीजिए। इस वीडियो में ये वाला इंसाइट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस सीरीज़ को अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट करेंगे, इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको पता है आप CDS 2 2026 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो अभी जो रीसेंट पेपर हमारे पास अवेलेबल है वो है CDS 1 2026 का पेपर। इसी कारण से मैंने बिल्कुल रीसेंट वाला पेपर ले लिया है। ठीक है, अब अगर बात करेंगे हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 36 क्वेश्चन से। 36 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं हम? 30 तक अगर आप देखेंगे 10 क्वेश्चन फिजिक्स, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 10 क्वेश्चन आपके बायो, तो 30 क्वेश्चन हमारे साइंस से आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि साइंस में आपके लॉजिक नहीं लगता है, डेफिनेटली साइंस के भी क्वेश्चंस में लॉजिक लगते हैं, बट अभी वो थोड़ा सा नॉलेज का पार्ट है। इसीलिए मैं थोड़ा सा अभी मिसलीनियस वाले पार्ट पे आना चाहता हूँ ताकि आपको वो इंसाइट दे पाऊँ जो क्वेश्चन आप बिल्कुल नए होते हैं। मैं तो लॉजिक इन क्वेश्चन के लिए भी दूंगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे और जो 5 क्वेश्चन हैं हमारे वो कंप्यूटर के क्वेश्चन है, तो इन सभी पे भी लॉजिक लगाना मैं आपको बताऊँगा। बट अभी सिंस आप ये थोड़ा पढ़ के जाते हैं, आप साइंस थोड़ा पढ़ के जाते हैं, कंप्यूटर के भी थोड़ा आप पढ़ के जाते होंगे, इसी कारण से ऑल्दो इन सभी क्वेश्चंस पे भी लॉजिक लगते हैं। तो उस बेसिस पे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम 36 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बिफोर गोइंग टू द 36 क्वेश्चन थोड़ा सा हम पहले 37 क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम 36 पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिन पे क्वेश्चंस आते हैं और आप अच्छे से इसे प्रिपेयर नहीं करते। अगर हम बात करते हैं, पहला ही क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे। ठीक है, जैसे जैसे मैं स्टेप्स बताऊंगा रियल एग्जाम में आपको वही यूज़ करना है। ये प्रैक्टिस के दौरान अगर आप यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। सबसे पहले आपको कोशिश ये करनी है कि जो आपको वर्ड्स दिए हैं, ठीक है, आपको ये कोशिश करना है कि जो वर्ड्स दिए हैं उसके बेसिस पर आपको नॉलेज लेना है। ठीक है, यानी कि जो भी आपका क्वेश्चन में वर्ड है उसको थोड़ा ब्रेक डाउन कीजिए और उसके बेसिस पर आप उससे नॉलेज या फिर उसके पीछे का लॉजिक को डिराइव करना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग हमें याद रखना है कि हमें ऑप्शन से भी क्या करना है, नॉलेज को डिराइव करना है। क्यों करना है ऐसा? सिंपल सी बात है, थोड़ा लॉजिक से सोचो। ये 37 क्वेश्चन है, अभी हमें आंसर नहीं पता, बट हमें ये पता है कि या तो एक ये ऑप्शन सही होगा या ये तीनों में से एक होगा, यानी कोई एक स्टेटमेंट या दो स्टेटमेंट तो सही है ही। यानी इन 4 स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट या कोई दो स्टेटमेंट तो सही है ही। तो हम कोशिश करेंगे कि हम वहाँ से लॉजिक या नॉलेज को डिराइव करें। ठीक है, स्टेप आपको समझ आ गया होगा कि पहले हमें वर्ड से करना है और दूसरा हमें फिर ऑप्शन से करना है। ठीक है, अब समझते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम बिना किसी नॉलेज के आराम से सिर्फ बेसिक हम इंट्यूशन के बेसिस पे कह लें या बेसिक हम अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कर लेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, फसल का मतलब हो गया हमारा क्रॉप्स, ठीक है, बीमा का मतलब हो गया इंश्योरेंस। अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि जिससे आपको तकलीफ हो, यानी कि कोई भी ऐसा डिफरेंट चीज़ मैंने नहीं लिखी है, जस्ट इन सभी वर्ड्स का मैंने इंग्लिश लिख दिया है, यानी फसल और बीमा।
तो यहाँ पर क्रॉप्स हो गया इंश्योरेंस, यानी ये एक ऐसा योजना होगा जिसमें कि क्रॉप के इंश्योरेंस से रिलेटेड चीज़ें होंगी, यानी कि क्रॉप के इंश्योरेंस से रिलेटेड चीज़ें होंगी। ठीक है, पहला अगर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, प्रोवाइड्स रिस्क इंश्योरेंस टू द फार्मर अगेंस्ट द क्रॉप डैमेज। ठीक है, इसमें ये वर्ड इंश्योरेंस भी आ रहा है, इसमें क्रॉप भी आ रहा है, तो इसके सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। दूसरा अगर हम देखें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रोवाइड्स रिस्क कवरेज ऑफ ₹2 लाख इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे तो फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। इसके बाद अगर हम देखेंगे रिस्क कवरेज कंप्लीटली डिसेबिलिटी इंश्योर्ड। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो हमें देखकर ये पता चल रहा है कि 1 and 3 जो है वो एग्रीकल्चर से लिंक्ड है, बाकी जो 2 स्टेटमेंट है वो एग्रीकल्चर से लिंक्ड नहीं है। एक चीज़ और आप देखेंगे कि ऑप्शन में किस तरीके से या जो स्टेटमेंट है वो किस तरीके से प्रिपेयर होते हैं, एक स्कीम का दूसरे स्कीम में यूज़ हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पर आप बात करेंगे तो यहाँ पर बात हो रही है डेथ की, हम तो बात कर रहे हैं यहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस की, ये बात कर रहा है डेथ की, ये बात कर रहा है डिसेबिलिटी की। तो इसमें किया क्या गया है, ये 2 स्टेटमेंट 2 and 4 वो आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है उसके 2 स्टेटमेंट को डाल दिया गया। आप खुद से सोचिए, आप बात कर रहे हैं फसल की बीमा की, यानी कि क्रॉप्स की बीमा की, और आप यहाँ स्टेटमेंट दे रहे हैं एक इंसान की डेथ हो रही है, एक इंसान की डिसेबिलिटी हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये 2 स्टेटमेंट गलत ही होंगे। और वैसे भी ऑप्शन के बेसिस पे भी आप देखेंगे कहीं पे भी हमारा ऑल या कोई 3 स्टेटमेंट नहीं है, तो लॉजिक से भी सोचोगे तो 1 and 3 आर दी ओनली स्टेटमेंट विच आर रिलेटेड टू योर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप आसानी से इस आंसर को हिट कर सकते थे। आप खुद सोचिए कि क्या इस क्वेश्चन के लिए किसी भी तरीके के नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं, जस्ट आपको ये करना था कि फसल बीमा, क्रॉप्स इंश्योरेंस, और उस बेसिस पर आप इस आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा ये नॉलेज का क्वेश्चन है क्योंकि 1 वर्ड है, बट स्टिल हम इसमें थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं। इसमें पूछा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मेजर पोर्शन बजट में किस में होता है। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि किस तरीके से एग्जामिनर, आपके पास थोड़ी कम नॉलेज होती उसका भी फ़ायदा उठा लेता है। कैसे, हम जब एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो हमने बेसिक पढ़ रखा है कि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिसमें एसेट का क्रिएशन होता है या फिर लाइबिलिटी हमारी बढ़ती है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है हमारा नॉर्मल वाला होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट ये रेवेन्यू में दे दिया है क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आपको इतना भी बेसिक नहीं पता होगा, इस कारण से ये ट्रैप क्रिएट किया गया है। तो आप देखेंगे कि एट द एंड आपके पास बचते तो सिर्फ 3 ही हैं, क्योंकि ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही नहीं है, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और यहाँ आपसे पूछा गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और सिंपल सा लॉजिक वैसे भी लगाओगे तो इसमें आप इंटरेस्ट पेमेंट लगा सकते थे, वैसे ये नॉलेज के बेसिस पर है, बट इंटरेस्ट पेमेंट आप लगा सकते थे। कैसे, आप देखेंगे कि बजट का बहुत बड़ा पोर्शन जो हमने प्रीवियस लोन्स ले रखे हैं उसमें जाता है, तो इस कारण से इंटरेस्ट पेमेंट ये होगा। और वैसे भी आप देखेंगे इसी कारण से इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट भी आई थी। बट ठीक है, ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, उम्मीद ये भी की जाती है आपसे कि आप थोड़ा बजट तो पढ़ के जाएंगे, और ये डायरेक्ट बजट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को आगे कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, अब जैसे देखो ये इसमें हमारा जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, इस तरीके के जो भी इंडेक्स आते हैं तो इसमें हम लॉजिक तो लेंगे, वर्ड्स वाला भी यूज़ करेंगे। एक मैं आपको बहुत ही अच्छी इंसाइट देता हूँ, आम तौर पर इसमें इनकम, वेल्थ, इस तरीके के टर्म्स नहीं होते हैं। ठीक है, लॉजिक से भी थोड़ा सोचोगे, जब यहाँ पे इनइक्वालिटी की बात हो रही है तो हम वो इनकम के बेसिस पर, वेल्थ के बेसिस पर हम बात नहीं करते हैं। आमतौर पे जो फैसिलिटीज़ मिल रही होंगी उनके बेसिस पे बात करेंगे। अगर हम गरीबी की बात करें तो जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उनके बेसिस पे बात करेंगे, ना कि इनकम और वेल्थ। ये बहुत कॉमन ट्रैप है, आप देखेंगे इस पेपर में भी दिखाऊंगा, आगे भी दिखाऊंगा, इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, इसके बाद पहला स्टेटमेंट से पहले हम पढ़ते हैं जेंडर इनइक्वालिटी, यानी जेंडर के बेस पर इनइक्वालिटी। ठीक है, डन है। पहला स्टेटमेंट कहता है GII रिफ्लेक्ट्स द जेंडर बेस्ड डिसएडवांटेज इन वर्क पार्टिसिपेशन। ठीक है, वर्क पार्टिसिपेशन, प्रॉपर्टी, इनकम डायमेंशन। ठीक है, अगला है हमारा GII रिफ्लेक्ट्स द जेंडर बेस्ड डिसएडवांटेज इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट। एक यहाँ पर और ट्रिक मैं आपको देता हूँ कि 2 अलाइक स्टेटमेंट है, आप देखेंगे ये दोनों ही क्या है, अलाइक स्टेटमेंट है। 2 अलाइक स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट ही सही होती है, दोनों सही नहीं होंगे, 2 में से कोई एक ही सही होगा। इसके बाद अभी उस पर भी बात करेंगे हम आगे। ठीक है,
नेक्स्ट अगर स्टेटमेंट को देखेंगे, वैल्यू ऑफ GIA के रेंज होता है 0 to 1, ठीक है, हो सकता है कोई भी इंडेक्स है तो 0 to 1 ही होता होगा, विथ 0 इंडिकेटिंग द वुमेन एंड मेन आर फेयरली इक्वली इन ऑल डायमेंशन। सोचने वाली बात है, हम जेंडर इन इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, जेंडर इन इक्वालिटी की, जो कि 0 से लेकर 1 तक होता है। तो अगर हम 1 पे बात कर रहे होंगे तो यहाँ पर तो इन इक्वालिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि यही तो इंडेक्स का नाम है। आप ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर किसी भी इंडेक्स का नाम है तो अगर आप बात करेंगे कि 1 अगर उसकी वैल्यू होगी तो वो तो हाईएस्ट फॉर्म होगी, तो 0 का मतलब है वो सबसे लोएस्ट फॉर्म होगा, तो इसीलिए यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे होंगे, इक्वल की बात कर रहे होंगे। तो ये तो बिल्कुल सही है कि 0 इंडिकेट्स दिस, सिंपल सी बात है, लॉजिक से सोचो कि 0 to 1 है, ठीक है, तो 0 जो है वो सबसे कम है, अगर 1 होता तो सबसे ज़्यादा इनइक्वल होते, लेकिन यहाँ पर हमें इक्वल की ही बात करें तो 0, ये स्टेटमेंट ठीक होगा। तो 3 स्टेटमेंट हमारा ठीक है, ठीक है, तो इसके बेसिस पर एक तो एलिमिनेट हो गया। अब जैसा कि हमें पता है कि इन दोनों में से कोई एक ही सही होगा और 1 and 3 है नहीं, तो हमारा इंक्लिनेशन इसकी तरफ हो जाना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको ब्लाइंडली वहाँ पर जाके हिट करके आ जाना है 2 and 3 को, आपको पहले इंक्लिनेशन दिखाना है कि हाँ इसमें आंसर जो है वो 2 and 3 हो सकता है। इसके बाद हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब इसमें देखो, वैसे भी सोचा जाए तो कोई भी इंडेक्स होती है आमतौर पे उसमें कोई 2, 3, 4 या मैक्सिमम 5 के आसपास तक हो सकते हैं, 1-2 इंडेक्स को अगर छोड़ दें, ऐसे 6-6 नहीं होते हैं, और इतने डाइवर्स तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं। तो उस बेसिस पे भी आप सोच सकते थे। वर्क पार्टिसिपेशन, प्रॉपर्टी, इनकम, जैसे ही आपको इनकम दिखेगा आपको थोड़ा सतर्क होना है कि इनकम आमतौर पे नहीं होता है। दूसरी बात, अगर थोड़ा लॉजिक से सोचा जाए कि इन दोनों में से कोई एक सही है, हम जेंडर इनइक्वालिटी की बात करें तो क्या जेंडर इनइक्वालिटी में हेल्थ नहीं आ रहा होगा, क्या हम एम्पावरमेंट के बेसिस पर, क्या लेबर मार्केट के बेसिस पर हम नहीं देख रहे होंगे, तो ज़्यादा चांसेस है कि इसके सही होने के रेदर देन इसके, क्योंकि इनकम के बेसिस पर, वर्क पार्टिसिपेशन, प्रॉपर्टी, ठीक है, हम जेंडर इनक्वालिटी प्रॉपर्टी के बेसिस पर एटलीस्ट नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि कोई भी इंडेक्स होगा तो ज़्यादा ब्रॉड होगा। ज़्यादा ब्रॉड हमारे लिए हेल्थ है, ज़्यादा ब्रॉड हमारे लिए एम्पावरमेंट है, ज़्यादा ब्रॉड हमारे लिए उनका पार्टिसिपेशन है। हम बात करते हैं फीमेल्स पार्टिसिपेशन की, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक पार्टिसिपेशन वाला ठीक है, बट आप आगे क्या देख कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डाल रहे हैं, आप इनकम डाल रहे हैं, तो उस बेसिस पे नहीं होगा, तो हम इसको काट सकते थे। तो अब हमारा थोड़ा सा और स्ट्रेंथन हो गया है कि हम इसमें जो आंसर है वो इजीली क्या लगा सकते हैं, 2 and 3। डन है। चलो धीरे धीरे और भी क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यानी ये किससे रिलेटेड है, पॉवर्टी से रिलेटेड होगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है मेजरिंग द ईच पर्सन ओवरलैपिंग डेप्रीविएशन अक्रॉस द इंडिकेटर्स इन हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। 3 इंडिकेटर्स की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। मेजरिंग ईच पर्सन सेपरेट एफिशिएंसीज अक्रॉस द इंडिकेटर, देखो आ गया, वेल्थ, इनकम, ये सारे ट्रैप्स होते हैं, दीज आर ट्रैप्स। यही सारे ट्रैप्स हैं जो आपको समझने हैं। एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको दिखा दिया कैसे इनकम को दोनों ही क्वेश्चन में ट्रैप्स के रूप में यूज़ किया गया, ठीक है। तो हम इसको इजीली कट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, वैसे भी एफिशिएंसीज ये सब नहीं आएगा, हम जब बात करेंगे पॉवर्टी की तो हम डेप्रीविएशन की बात करेंगे ना, कि किसी पर्सन कितना डिप्राइव है बेसिक नेसेसिटीज़ से, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बात की थी। इसमें देखो हेल्थ तो ठीक है, हेल्थ तक ठीक है। हैप्पीनेस की आप बात करो, आप ओनरशिप ऑफ व्हीकल्स की बात करो, मतलब कितने किसी के पास गाड़ियां हैं उसके बेसिस पर आप क्या पॉवर्टी देखोगे, एब्सोल्युटली गलत है ये, क्योंकि आप व्हीकल्स के बेसिस पर नहीं बात कर रहे होंगे। हम तो बेसिक फूड की बात कर रहे होंगे ना, हम हेल्थ की बात कर रहे होंगे, हम एजुकेशन की बात कर रहे होंगे, तो ये सारी बेसिक चीज़ों की हम बात करेंगे। मेजरिंग इनइक्वालिटी, आप फिर से देखो यहाँ पर वेल्थ आ गया, इनकम आ गया। एक ही क्वेश्चन में या एक ही पेपर में 2 क्वेश्चंस ऐसे दिख गए हमें बैक टू बैक, जहाँ पर इस तरीके के ट्रैप्स क्रिएट किए जाए। ये समझना है कि एग्जामिनर के पास लिमिटेड ऑप्शन है, वो किसी भी इंडेक्स में यूज़ करेगा इन टर्म्स को, इनकम को यूज़ करेगा, वेल्थ को यूज़ करेगा, ताकि उसको ट्रैप के रूप में क्रिएट किया जाए। दूसरा यहाँ पर देखो इनइक्वालिटीज़ की बात हो रही है, अगर इनइक्वालिटीज़ की बात हो रही है तो हमने अभी ऊपर देखा जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, अगर हमें बात ही करनी है तो हम डेप्रीविएशन की बात करेंगे, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एकमात्र बचता है, इसमें हेल्थ की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात हो रही है, तो ईजिली आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट जनरेट्स प्रोसीड फॉर इन्वेस्टमेंट इन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल क्लाइमेट सूटेबल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। किसी प्रकार का बॉन्ड होगा जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा।
सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, ये सोशल इम्पैक्ट क्या सोशल वेलफेयर से रिलेटेड आपको लिंक नहीं हो रहा? भैया सोशल इम्पैक्ट का क्या लेना देना है एनवायरनमेंट से? ओवरऑल है वो अलग बात है, लेकिन इससे बेहतर है ऑप्शंस हमारे सामने, तो वो नहीं होगा। इसके बाद क्लाइमेट क्रेडिट, तो क्रेडिट करने की बात हो रही है, यहाँ कार्बन की बात हो रही है, जबकि आप देखेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे किसी तरीके के एमिशन की बात हो ही नहीं रही। अगर यहाँ पे कहीं एमिशन की बात हो रही होगी तो हम बात कर लेते, तो नहीं। ओवरऑल ब्रॉड अगर आप देखोगे तो ग्रीन बॉन्ड्स एक नॉर्मल आपको देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जो ये बॉन्ड्स के नाम होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, तो उस बेसिस पर आप ग्रीन बॉन्ड ही यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला पढ़ते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें पूछा है इनमें से कौन सा सनराइज सेक्टर में आता है। सनराइज का मतलब है कि सन की तरह आगे बढ़ रहा है। ठीक है, नया है और आगे बढ़ रहा है। ठीक है, सनराइज नाम से ही पता चल रहा है, सनराइज। ठीक है, सन की तरह राइज कर रहा है। आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रहे हो, सबसे पहले ट्रू ब्रॉड, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कुछ आ सकता है ना, इतना ब्रॉड आप नहीं जाओगे। दूसरी बात, अगर आप बात करते हो मैन्युफैक्चरिंग की, तो कितना पुराना है, ओल्ड है, इसकी बात नहीं हो सकती। फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो ये नया भी है, उतना ब्रॉड भी नहीं है, स्पेसिफिक है और नया है। लेकिन टेक्सटाइल की बात करोगे तो ये भी कितना ओल्ड ट्रेडिशनल है, पुराना ही है। टेक्सटाइल में भी हम कोई स्पेसिफिक टेक्सटाइल की बात नहीं करें, कितना ब्रॉड है ये। सर्विसेज आप देखो कितना ब्रॉड है, एकमात्र यही नैरो भी है, नया भी है। सनराइज़ की बात कर रहे हो, नए इंडस्ट्री की बात करोगे तो नया तो फूड प्रोसेसिंग ही है ना। एग्रीकल्चर हम उतने टाइम से कर रहे थे, बट आज हम कोशिश करेंगे कि हमने जो आलू या आपके जो पोटैटो हैं वो बनाए हैं तो उससे चिप्स हम बना लें। तो फूड को प्रोसेस करेंगे तो नया भी है, नैरो भी है और राइस भी कर रहे हैं। ये तो मैन्युफैक्चरिंग पूरा बहुत पुराना है, स्टार्टिंग से हम कर रहे हैं। टेक्सटाइल हम बहुत पहले से करें, टेक्सटाइल में कोई स्पेसिफिक टेक्सटाइल होती तो अलग बात है। टेक्सटाइल कितना ब्रॉड है, सर्विसेज कितना ब्रॉड है, टेक्सटाइल कितना ब्रॉड है, मैन्युफैक्चरिंग कितना ब्रॉड है, फूड प्रोसेसिंग बिल्कुल सटीक है। तो इस बेसिस पर आप आंसर क्या लगाएंगे यहाँ पे? फूड प्रोसेसिंग लगाएंगे। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया है कि सर सार्क के हमारे सामने कंट्रीज़ दे रखे हैं और इसमें हमें बताना है कि कौन कौन से सार्क के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। ठीक है, तो दिस इज़ मोर ऑफ ए लॉजिक। अगर आपने हमारी टारगेट 140 सीरीज़ देखी है तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो टारगेट 140 सीरीज़ से ये क्वेश्चन हो सकता है। थोड़ा अगर हम लॉजिक से सोचेंगे तो स्टार्टिंग में जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ इसका एटलीस्ट पार्ट होना चाहिए वो इंडिया और नेपाल तो एटलीस्ट होना चाहिए, इन दोनों में डाउट हो सकता है। तो आप एटलीस्ट इसमें 50-50 पे पहुंच सकते हैं कि क्या आंसर होगा, तो 50-50 तक पहुंच सकते हैं इसमें। इसके बाद आप थोड़ा सोचेंगे कि अफ़गानिस्तान ही एकमात्र होगा, तो ये मैं नहीं कहूँगा कि, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कोई आंसर देखकर या फिर वैसे करके आपको कोई लॉजिक बताऊँ। तो इसमें आप 50-50 तक रह सकते थे, अगर आपको पता है तो आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन मैं बोलूँगा कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये सब तो बहुत ही स्टैटिक टॉपिक में आते हैं। मैंने सार्क, बिम्स्टेक, आशियान, ये सारे को बहुत ही लॉजिक से एक मॉडल के थ्रू बता रखा है। तो अगर आप वो वीडियो को तो देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो बिफोर मूविंग अहेड, देखिए एक CDS का प्रोग्राम है जो हमने रिलीज़ किया है, बहुत ही अफोर्डेबल फ़ी पे है, कोई ज़्यादा फ़ी हमने नहीं रखी है। इसमें 1-to-1 मेंटरशिप है, वो भी कॉन्फ्रेंस आउट से। तो आप कभी भी टिल एग्जामिनेशन तक आप कभी भी कॉल पे बात कर सकते हैं। लाइव मेंटरशिप है। सबसे मेन इसमें हम आपको हमारी PYQ की बुकलेट्स प्रोवाइड करा देंगे। इसमें 40 दिन का पर्सनलाइज प्लानर है, सबके लिए सेम नहीं, अलग अलग आपको देखने के लिए मिलेगा बेस्ड ऑन जो आपसे बात होगी उन पे। आप जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन सभी का कंटेंट नहीं होता है, तो मिसलिनियस जितने भी टॉपिक होंगे जो रेलिवेंट हैं उनके नोट्स इसमें देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। और हम एडिशनल आपको क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करा रहे होंगे। तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, बहुत ही अफोर्डेबल फ़ी में है। तो अगर जिनको लेना हो कि एक जगह पे थोड़ी मेंटरशिप मिल जाए, क्वेश्चंस मिल जाएँ, PYQ चैप्टर वाइज सारे मिल जाए, तो ये टेलीग्राम ID है पाल साहब 677। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, पाल साहब 677। तो नॉर्मली आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिएगा पाल साहब 677 और यहाँ पर जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक अच्छा प्रोग्राम है, बहुत ही कम फ़ी में है, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, दैट इज़ अ गुड प्रोग्राम। चलिए हम आगे आ जाते हैं फिर। इसमें पूछ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है हमारा 6 ईयर्स का मिशन है आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस MSP पे। ठीक है, 100% इसमें प्रोक्योरमेंट करेंगे। आप देखो एग्जामिनर ने कितना बेहतरीन तरीके से आपसे ट्रैप किया है सोयाबीन डालकर। सोयाबीन पल्सेस है ही नहीं, सोयाबीन इज़ एन ऑयल सीड, ऑयल सीड्स है ये।
आप खुद सोचो, यहाँ पे एग्जामिनर बस ये चाहता था कि आपको सोयाबीन पता होना चाहिए कि भैया ये दाल तो है नहीं, ये तो ऑयल सीड्स हैं, तो ये तो सिर्फ ऐसे ही था, तो आप दो तो ऐसे ही एलिमिनेट कर देते। सोचो, वैसे तो आपको इसका टेक्निक पता होगा, तुम होता है तूर, उड़द, मसूर, बट वैसे भी देखो चना 100% प्रोक्योरमेंट उसकी की जाती है जिसकी एसेंशियलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। चना हम यूजुअली कर लेते हैं, थोड़ा ये इंक्लिनेशन शो कर सकता है, बट आमतौर पे आप देखोगे तो तूर, उड़द, मसूर ये वाले दाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी हम अच्छा खासा हम कर लेते हैं ग्राम ये सब, तो इस कारण से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। नहीं भी करते तो एटलीस्ट 50-50 तक तो पहुँचते ही। सोयाबीन तो देखोगे ट्रैप है। आपको ओवरऑल ये दिख रहा होगा कि एग्जामिनर के पास भी बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, एग्जामिनर के पास उतना स्कोप नहीं होता ऑप्शन बनाने का, और इसी कारण से वो इस तरीके से ट्रैप करता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन में कैपिटल एक्सपेंडिचर का कोई डाल देता है, एक स्कीम का क्वेश्चन है उसमें किसी और स्कीम का स्टेटमेंट डाल दिया, यहाँ पल्सेस का क्वेश्चन है डाल रखा है ऑयल सीड। आप समझिए, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि सिर्फ नॉलेज से नहीं होता, एमसीक्यू एप्टीट्यूड से पेपर सॉल्व होता है, और ये डेवलप करनी पड़ेगी विथ टाइम, तभी आपके लिए वो यूज़फुल रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं दिखाता हूँ किस तरीके से एग्जामिनर के पास कितने लिमिटेड ऑप्शंस हैं। छोटे छोटे जगहों पे आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, पूछा गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं 1 साल के आमतौर पे छोटे, उनकी मोर्टेलिटी रेट आपको बतानी है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, एवरेज नंबर ऑफ इन्फेंट बॉर्न टू अ वुमेन ओवर टाइम। आप खुद सोचिए थोड़ा सा, मैं यही कह रहा हूँ, मोर्टेलिटी यानी डेथ कितने बच्चों की होती है, छोटे बच्चों की, ये बर्थ की बात कर रहे हैं, तो ये तो टोटल फर्टिलिटी रेट की बात कर रहा है, इसका डेथ से कोई लेना देना नहीं। तो देखो क्वेश्चन पूछ रहा है मोर्टेलिटी, ऑप्शन में दे रखा है फर्टिलिटी, क्वेश्चन पूछ रहा है डेथ से रिलेटेड, ऑप्शन में दे रखा है बर्थ से रिलेटेड, क्वेश्चन पूछ रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, ऑप्शन में दे रखा है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्वेश्चन पूछ रहा है पल्सेस से रिलेटेड, ऑप्शन में दे रहा है ऑयल सीड से रिलेटेड। ये सारे क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए हैं, दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ CDS 1 2026 एग्जामिनेशन। फिर देखो अलाइक स्टेटमेंट दिख गया, 1000 डेथ, 1000 लाइव बर्थ, ठीक है, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। चलो अब हम पढ़ते हैं आगे स्टेटमेंट्स को, बिकॉज स्टेटमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। बोल रहा है एवरेज नंबर ऑफ इन्फेंट बॉर्न पर ईयर, क्या ये बात कर रहे हैं, मैं बार बार यही समझा रहा हूँ, ये तो बर्थ की बात कर रहा है, हमें बात करनी है डेथ की। क्लियरली क्वेश्चन पूछ रहा है डेथ की, ये बोल रहा है बर्थ, ये बोल रहा है बर्थ, कोई सेंस है इस बात की? तो चलो इसे भी काट देते हैं, इसे भी काट दें। इसमें आके डेथ की बात की गई, इसमें आके डेथ की बात की गई, फाइनली वी हैव कम टू कि डेथ की बात अब तो हो रही है। पहले के तो 2 स्टेटमेंट्स में सिर्फ बर्थ की बात हो रही है। सोचिए आप अगर पेपर अच्छे से नहीं पढ़ते या आपके पास एमसीक्यू एप्टीट्यूड नहीं, बहुत सारे बच्चे तो इसी में फंस जाने, बर्थ का लगा के आएंगे, पूछ रखा है डेथ, ठीक है, तो इसमें डेथ है, इसमें डेथ है, तो आपको पता चल रहा है कि इसमें थोड़ा स्पेसिफिक है कि 100 बच्चों का बर्थ हो रहा है, उसमें से कितने की डेथ हो रही है, तो ओवरऑल है, तो ये नहीं हो सकता। स्पेसिफाई ज़्यादा ये है, ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें है, इसी के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। हैव अ लॉजिक जो चीज़ है, ठीक है। मूविंग अहेड, गवर्नेंस से रिलेटेड स्टेट्स और यूटीज़ कौन से इंडेक्स को यूज़ करते हैं? अगर आप थोड़ा लॉजिक से सोचोगे एक जनरलाइज, तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स आपको दिखेगा। सस्टेनेबल, ई गवर्नेंस, अर्बन गवर्नेंस से बेहतर अगर आप देखें तो गुड गवर्नेंस होगा, बट अगर आप ये लॉजिक लगा सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ इसमें कोई उतना स्पेसिफिक लॉजिक नहीं है। बट अगर आप देखेंगे कि स्टेट्स एंड के गवर्नेंस से रिलेटेड है, तो ओवरऑल हर स्टेट यूज़ कर रहा होगा। अर्बन उतना नहीं लॉजिक बनाता है, ई गवर्नेंस भी उतना नहीं लॉजिक बना पाता, सस्टेनेबल भी नहीं। गुड गवर्नेंस इज समथिंग जो कि हर स्टेट, हर यूटी की रिक्वायरमेंट है, तो उस बेसिस पे आप देख सकते हैं। बट ठीक है, दिस इज़ अ फेयर क्वेश्चन, मैं हर में लॉजिक ज़बरदस्ती नहीं लगाऊंगा, हर क्वेश्चन लॉजिक से भी नहीं होगा, कुछ में थोड़ा नॉलेज और कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी हैं, हमें कोई 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं लाने हैं, ये चीज़ है। मकसद मेरा यही है, 50-60 मार्क्स लाने हैं आराम से, ठीक है। मूविंग अहेड, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद ने एक स्पीच दिया शिकागो में, ठीक है, 1893 में, और आपको पता होगा कि कितना ज़्यादा ये फेमस स्पीच है, ठीक है। तो इसके ओपनिंग वर्ड्स पूछ रहा है। अब खुद सोचो, क्या एग्जामिनर ये चाहता है कि आपको पूरी स्पीच पता होनी चाहिए?
क्या उसकी स्टार्टिंग वर्ड्स पता होने चाहिए? क्या कोई बुक में इस तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है? यूजुअली नहीं होती है, बट लॉजिक हम लगा सकते हैं कि शिकागो में हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ इन अमेरिका। और जब हम कहीं भी स्पीच देंगे तो हम अमेरिका में अगर स्पीच दे रहे होंगे तो हम सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, आप देखो अलाइक स्टेटमेंट, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर, इन्हीं दोनों में से एक होगा। एस टी ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये तो बिल्कुल नया सा हो गया। डियर सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, नॉट रेलिवेंट। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, बट आप देखोगे जब अमेरिका में ये दिया जा रहा है तो लॉजिक से थोड़ा सोचो कि अगर जैसे आप स्कूल में दे रहे होंगे तो स्कूल्स के लिए बोलते हो, कॉलेज में दे रहे हो तो कॉलेज के लिए बोलोगे, ऑब्वियस सी बात है। आप किसी कंट्री में दे रहे हो तो वहाँ पर अगर आप बिहार में जाके कोई स्टेटमेंट दे रहे हो तो आप बिहार के बोलोगे। प्रधानमंत्री बोलते हैं ना बिहारवासी, अगर बिहार जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं तो यूपी, तो वैसे करके, ठीक है। तो अगर स्वामी विवेकानंद गए होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली है कि वो अमेरिका में गए हैं, तो अमेरिका से ही स्टार्ट करेंगे कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। लॉजिक से थोड़ा सोचोगे तो उस बेसिस पर आंसर इसमें ए होना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ अ सिंपल क्वेश्चन। राजगुरु आपको बताना है गांधी जी के, पढ़ा होगा आपने, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। एक मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, मोहम्मद जिन्ना जो है, ठीक है, मोहम्मद जिन्ना जो है, उनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे? थोड़ा आप इस पे गूगल कीजिएगा, आपको एक इंटरेस्टिंग आंसर मिलेगा। और मैं ये भी बोल देता हूँ कि वो आंसर आपके सामने है और उस आंसर के नीचे एक अंडरलाइन भी है, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे। बट स्टिल आपको इसका कमेंट करना है कि मोहम्मद जिन्ना के राजगुरु या पॉलिटिकल गुरु कौन थे, ठीक है। तो ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वदेशी मूवमेंट है, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट हैज़ इट्स जेनिस in the anti-partition movement which was started to oppose the British decision to the partition of Bengal। कहीं कोई दिक्कत है? नहीं। ध्यान से सुनो, स्वदेशी मूवमेंट है, एंटी पार्टीजन मूवमेंट के अंतर्गत हम ब्रिटिश के डिसीजंस को ये करना चाह रहे हैं, अपोज करना चाहते, तो हमने एक स्वदेशी मूवमेंट ला दिया। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री या आमतौर पे हिस्ट्री के क्वेश्चंस में अगर किसी दो स्टेटमेंट में, खासकर जब बड़े स्टेटमेंट्स हो और आमतौर पे अगर उस स्टेटमेंट में किसी तरीके का बहुत ही स्पेसिफिक ट्रैप ना हो तो चांसेस हैं कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही होंगे। आप देखो बहुत ही जनरलाइज स्टेटमेंट है। यहाँ देखो, अरविंदो घोष वॉज इन अ फेवर ऑफ एक्सटेंडिंग द मूवमेंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड कैरिंग इट बियॉन्ड द प्रोग्राम ऑफ जस्ट स्वदेशी एंड बाइकॉट टू अ फुल फ्लेज पॉलिटिकल। आपको पता होगा कि उस समय पर देयर वेर पर्सन्स लाइक लाल बाल पाल, अरविंदो घोष, ये सारे वही पर्सन्स थे जो कि इसको एक लार्ज स्केल पॉलिटिकल में बनाना चाहते थे। तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट जिनको आइडिया ना हो तो वो नाम सोच के काट सकते हैं, बट जैसा मैंने आपको बताया मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल में अगर कोई जर्नलिस्टिक सा हो तो उस केस में हमें बोथ लगाना है। और इस क्वेश्चन में भी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि इतना बेसिक हम सब पढ़ते हैं, लाल पाल पाल और अरविंदो, ठीक है। तो ये सारे के बारे में हम यूजुअली पढ़ते भी हैं, तो आप इजीली आइडिया लगा सकते हैं और दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ठीक है। तो ओवरऑल यू गेट दिस। इसके बाद के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। सो क्या क्या की इनसाइट्स आप लेके गए हैं? सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, वर्ड्स में आंसर छुपे होते हैं, क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसको ध्यान से बिना पैनिक किए हमें पढ़ना है कि पल्सेस पूछ के कहीं ऑयल सीड्स ना दे दे, बर्थ या डेथ पूछ के बर्थ का स्टेटमेंट ना दे दे, किसी एक स्कीम में हमसे पूछा जा रहा है फसल बीमा योजना के बारे में और फिर हमसे सुरक्षा बीमा या लोगों की डेथ करा दे रहा है। हम यहाँ फसल की बात करें, क्रॉप्स की बात करें, यहाँ पर बात कर दे रहा है लोगों की, कि लोगों की डेथ हो रही है तो उसके लिए 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, उनको डिसेबिलिटी हो जा रही है तो 2 लाख। यहाँ हम बात करें क्वेश्चन में क्रॉप्स की। आप खुद सोचिए कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं। क्या इससे पहले आपको इतनी छोटी माइन्यूट डिटेल्स पता थी कि भैया यहाँ पर पल्सेस की बात करके ऑयल सीड्स दे रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करके हमसे कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रहा है, डेथ की बात करके बर्थ दे रहा है और हमसे ये फसल से रिलेटेड बात करके पर्सन्स का दे रहा है? नहीं। क्या आपको इससे पहले ये पता था कि इंडेक्स के क्वेश्चन में इनकम, वेल्थ, इस तरीके के टर्म्स को यूज़ करके आपसे ट्रैप बनाए जाते हैं? नहीं। तो इस तरीके के इंसाइट्स की ज़रूरत है और दूसरा इसको यूज़ करना है। यू हैव टू यूज़ दिस, आपको इसको प्रैक्टिस में लाना है, तभी आप चीज़ों को कर सकते हैं। तो इसको जितने भी आप क्वेश्चंस लगाएंगे PYQ के, उनमें आपको इसे प्रैक्टिस के रूप में लेकर आना है, ठीक है।
और ये सेशंस कैसे लग रहे हैं, थोड़ा आपको फीडबैक देना है, 2-3 मिनट का टाइम निकालना है और आपको फीडबैक देना है कि कैसा आपको ये सेशंस लग रहा है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल होगा एस डिफेंस, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एस डिफेंस, आप सिंपली टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए एस डिफेंस, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा भी आपको ये सेशन लगा हो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, बताइए। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स का यहाँ हमें पार्टिसिपेशन दिखेगा उस बेसिस पर हम इसके मल्टीपल सेशंस लाएंगे, ठीक है। तो जितने ज़्यादा हम प्रीवियस बैक डेट में जाकर और भी क्वेश्चंस और भी ईयर के क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर रहे होंगे, और ये सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। आपको खुद फील हुआ होगा कि 10 to 15 क्वेश्चंस आप इजीली यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, और ये मैं बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल नंबर बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो हैं आप इजीली, इतने क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आराम से आपके 20 to 30 मार्क्स जो हैं वो यहाँ से आपको इंक्रीज़ होते हुए दिखेंगे, ठीक है। सो आई होप दिस सेशन वॉज यूज़फुल फॉर यू, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।